कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 4.1 को। अध्याय 4 हमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है, चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार की होती है। यहाँ पर केवल एक चर के लिए लिखा गया है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर चर पर अधिकतम घात 1 रहेगा और समीकरण के लिए यहाँ पे समता का चिन्ह रहेगा, बराबर की इधर 0 है। यह यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा गया है। के प्रकार की होती है जहाँ a b c, जो यहाँ पे x² गुणांक है और x गुणांक है, और जो यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे x² का गुणांक a है ना, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि x² गुणांक को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही है, बाकी यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको लिखा गया है। यहाँ पे 2x² + x ऋण 300 बराबर 0, एक क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हमें समीकरण लिखा गया है। इस प्रकार से हमें कुल 8 प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हमें हल करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण के लिए हमने बताया इसका हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0 प्रकार का आएगा तो हम लोग कह देंगे कि द्विघात समीकरण है, मतलब जो भी चर है उस पर अधिकतम घात 2 आएगा और समता का चिन्ह तो सब में ये है ना। जब देखेंगे चर पर अधिकतम घात 2 रहेगा तो हम लोग बोल देंगे द्विघात समीकरण है, और चर पर अधिकतम घात 2 नहीं प्राप्त होगा तो हम लोग बोल देंगे उसको द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले प्रश्न को यहाँ पर नोट करते हैं। पहले प्रश्न के लिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पर देखो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 है, कोष्टक में x ऋण 3 है, तो इसको हम लोग पहले हल करते हैं। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर का आपको सम का पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसी पर हम लोग सिंपल इसको क्या कर देते हैं, प्रसार कर लेते हैं ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। यहाँ पे x का भी गुणा कर देंगे और 1 का भी, बराबर किधर है, इसको भी चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 का x में गुणा कर देते हैं, 2x हो जाएगा। 2 का ऋण 3 के साथ गुणा कर देंगे, 2 3 6, ऋण 6 मिला। चलिए यहाँ पर है x², 1 का वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 1 ही मिलेगा, प्लस 2 और x और 1 इनका गुणा कर देंगे, गुणनफल आपको 2x प्राप्त होगा। ये जो बराबर की इधर प्लस में है, बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे ऋण 2x, और यहाँ पे ऋण 6 है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे धन 6 हो गया। क्योंकि हम लोग को एक तरफ 0 करके लिखना है इसीलिए हम सब कुछ बराबर की धरी कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल x² को नोट कर देते हैं और संख्याओं को साथ में जोड़ते देते हैं, और समान जो भी समान पद रहेगा उसको हम लोग साथ में जोड़ घटा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 2x धनात्मक है, 2x ऋणात्मक है, यह घट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब संख्या को केवल हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 6 है, जोड़ देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, बराबर किधर 0। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण बना। यहाँ पे समता का चिन्ह है, यह समीकरण तो है, देख लेते हैं चर पर जो है अधिकतम घात 2 है, तो यह बना आपका द्विघात समीकरण। लिख देते हैं हाँ, क्योंकि यह जो भी समीकरण है, यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 प्रकार का है, और जहाँ पर a बराबर 0 भी नहीं था, है ना। यदि x² का गुणांक 0 रहता तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण नहीं कहते। चलिए ठीक है, केवल हम लोग को हाँ ना बताना है, हमने यहाँ पर बता दिया। जो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक यहाँ पर 1 हो जाएगा, a का वैल्यू, यहाँ पर जो x का गुणांक रहा होगा वह 0 था, इसीलिए यह पद ही समाप्त हो गया। ठीक है, जो c का वैल्यू यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ। चलिए हम आ जाते हैं सेकेंड प्रश्न पे। यहाँ पर दे दिया गया ना x² ऋण 2 x बराबर, यहाँ पे कोष्टक में ऋण 2 है और 3 ऋण x है। यहाँ पर भी हल करते हैं, ये हो जाएगा x² ऋण 2x, यहाँ पे ऋण 2 का दोनों पद में गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6, ऋण 6 मिलेगा, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा, 2x हो गया। चलिए सब कुछ बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, x² ऋण यहाँ पे 2x और यहाँ पे ऋण 6 बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, धन 6 हो जाएगा, या प्लस में बराबर किधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर किधर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर यह समान पद है, दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, ऋण 4x हो जाएगा, 2x और यहाँ पर यह +6 बराबर किधर 0। जो भी हम लोग को यहाँ पे समीकरण प्राप्त हो रहा है ना, देख रहे हैं हम लोग चर पर अधिकतम घात 2 है, यह द्विघात समीकरण है। लिख देते हैं केवल हाँ। ठीक है, यहाँ पर यह बना। यहाँ पर जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उसके लिए हम लोग लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। आप चाहें तो यह पूरी बात लिख सकते हैं, यहाँ पर कारण यही देंगे हमेशा
क्योंकि जो भी समीकरण रहेगा यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो प्रकार का होगा और जहाँ ए बराबर जीरो नहीं रहेगा मतलब इस प्रकार का रहेगा तो हम लोग उससे बोलेंगे द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं बोल देंगे, है ना। इस पूरी बात को आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो प्रकार का है, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण है। जो भी हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है द्विघात समीकरण है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में आपको दे दिया गया ना, यक्स ऋण 2 है, एक कोष्टक में यक्स प्लस 1 है और बराबर के इधर है यक्स ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में है यक्स प्लस 3। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, यक्स का गुणा इस पद में कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का गुणा एक साथ कर देंगे तो यहाँ पर यक्स प्राप्त हो जाएगा। अब ऋण 2 का इसमें गुणा कर देंगे यक्स के साथ तो ऋण 2 यक्स मिलेगा और फिर ऋण 2 का एक्स के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 2 मिलेगा। यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए, यक्स का इसमें करेंगे गुणा, इसका इसमें दोनों पद में करते हैं गुणा, यहाँ पे यक्स का दोनों पद में गुणा कर देंगे, जितने भी पद रहते हैं सभी पदों में गुणा करते हैं तो यक्स का यक्स के साथ गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर मिल जाएगा और फिर यहाँ पे यक्स का 3 के साथ गुणा कर देंगे तो 3 यक्स मिल जाएगा और फिर उसी प्रकार से ऋण 1 का यक्स में गुणा कर देंगे और फिर ऋण 1 का 3 के साथ गुणा कर देंगे। ऋण 1 का जब यक्स के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण यक्स मिलेगा और फिर ऋण 1 का जब यहाँ पे 3 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 3 मिलेगा, ऋणात्मक 3 मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर इसको लिखते हैं यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर समान पद है, यह आपस में जुड़ घट जाएगा, यहाँ पे चूँकि विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋण यक्स बचा और ऋण 2 बराबर किधर यक्स स्क्वायर, यहाँ पर विपरीत चिन्ह बन रहा है घटेगा, यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, धन 2 यक्स बचा और ऋण 3 और सब कुछ बराबर की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं क्योंकि हमें एक तरफ जीरो ही करना है और यहाँ पर हो जाएगा ऋण यक्स स्क्वायर, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ धन 2 यक्स है तो ऋण 2 यक्स हो जाएगा और यह धनात्मक 3 हो जाएगा बराबर किधर जीरो। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है या माइनस एक्स स्क्वायर है, घट कर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण यक्स है, यहाँ पर भी ऋण 2 यक्स है तो यहाँ पर आपको ऋण 3 यक्स प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए संख्याओं का, यहाँ पे ऋण 2 है और यहाँ पे प्लस 3 है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, प्लस 1 आपको बचेगा बराबर की इधर जीरो। जो कि हम लोग देख रहे हैं कि चर पर अधिकतम घात यहाँ पे 2 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये जो भी समीकरण है यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो प्रकार का नहीं है, ठीक है। तो यह द्विघात समीकरण बनेगा, यह नहीं बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम लोग चौथे को नोट कर लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है ना, यक्स ऋण 3 दे दिया गया एक कोष्टक में, एक में यहाँ पर 2 यक्स प्लस 1 दे दिया गया और बराबर को उधर यक्स और यक्स प्लस 5 दिया हुआ है। यक्स का गुणा दोनों पदों में कर देते हैं, यक्स का 2 यक्स के साथ गुणा कर देंगे 2 यक्स स्क्वायर मिलेगा, यक्स का एक के साथ गुणा कर देंगे तो यक्स मिलेगा, ऋण 3 का 2 यक्स के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 3 दूना 6 यक्स मिलेगा और ऋण 3 का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 3 मिलेगा। यक्स का दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का जब 5 के साथ गुणा कर देंगे तो 5 यक्स मिलेगा। सब कुछ बराबर की तरह पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे 2 यक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यक्स, ऋण 6 यक्स, ऋण 3 और ये प्लस में बराबर उधर माइनस में आ जाएगा, ऋण में हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स बराबर उधर केवल जीरो बचा। अब यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, केवल आपको एक्स स्क्वायर बचेगा। चलिए यहाँ पर एक्स का पद देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर एक्स का पद है, यहाँ पर एक्स का पद है, यहाँ पर अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 6 एक्स में से एक एक्स घटा देंगे, ऋण 5 एक्स बचेगा और यहाँ पर भी ऋण 5 एक्स है, ऋण 10 एक्स बचेगा। चलिए और यहाँ पर एक संख्या बची हुई है ऋण 3, इसको हमने नोट कर दिया। तो यहाँ पर जो भी आपको समीकरण मिल रहा है ना, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो प्रकार का है। तो लिख देते हैं यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम लिख दिया हाँ, जो भी आपको ये समीकरण दे दिया गया था यह द्विघात समीकरण है। 5वें प्रश्न में ही समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पे 2 एक्स का यहाँ पर भी दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, 2 एक्स का यहाँ पे एक्स के साथ गुणा कर देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब 2 एक्स का जब ऋण 3 के साथ गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, संख्याओं गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और एक्स हो जाएगा और संख्या प्लस माइनस ऋणात्मक ही रहेगी। गुणा करते समय 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे, पहले तो चिन्हों का गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस मिलेगा और फिर संख्याओं गुणा कर दीजिए, 2 3 6 मिला और एक्स का यहाँ पे कोई और गुणनखंड नहीं है तो एक्स केवल इसी प्रकार से हो गया। अब ऋण 1 का यहाँ पे एक्स के साथ गुणा कर देंगे तो आपको ऋण एक्स ही मिलेगा, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, 1 का 3 के साथ गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा। यहाँ पर एक्स का यहाँ गुणा कर लेते हैं, एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का ऋण 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण एक्स हो जाएगा। अब 5 का यहाँ पे एक्स के साथ गुणा कर देंगे तो 5 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 5 का जब ऋण 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। चलिए एक बार हल कर लेते हैं, फिर हम लोग सब कुछ बराबर की तरह पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ जाएगा, ऋण 7 एक्स हो गया प्लस 3 और बराबर की धरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर विपरीत चिन्ह घट जाएगा, धन 4 एक्स बचेगा, धनात्मक राशि का मान अधिक था
और ऋण 5, सब कुछ बराबर की इधर ही पक्षांतर कर देते हैं। 2x² ऋण 7x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा -x², यहाँ पे -4x, बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना। हमने सबका चिन्ह चेंज कर दिया और बराबर की इधर केवल 0 बचा हुआ है। अब यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे -x² है, विपरीत चिन्ह घटेगा, केवल आपको x² बचेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, समान चिन्ह है x का, यहाँ पर जुड़ जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ऋण 11x। अब संख्याओं को देख लेते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर इधर 0। यहाँ पर जो भी आपको समीकरण दिया हुआ है ना, उसको हल करने पर हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का मिला, जहाँ x² गुणांक 0 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख देते हैं हाँ। आ जाते हैं छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न में हमें समीकरण दे दिया गया ना, x² प्लस 3x प्लस 1 है और बराबर को इधर दे दिया गया है यहाँ पे x ऋण 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको तो इसी प्रकार से नोट कर देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 है और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको प्रसार कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और फिर ऋण 2ab होता है, तो 2 हो जाएगा और ab के स्थान पर यहाँ पर x है और यहाँ पर b के स्थान पर 2 है। चलिए और हल करते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे x², इस 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, ऋण 2 दूना 4x, सब कुछ बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1, यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ऋण x² हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 4 और यहाँ पे प्लस 4x, बराबर की इधर केवल 0 बचा हुआ है। यहाँ पे x² धनात्मक है, ऋणात्मक है, घटकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का पद देख लेते हैं, यहाँ पर पद है और यहाँ पर दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएगा, 4 3 7x हो गया। और यहाँ पर संख्याओं को देख लेते हैं, यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋण 3 बचेगा, बराबर की इधर 0। यहाँ पर आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं मिला है ना, चर पर देख रहे हैं अधिकतम घात 2 नहीं है, तो यह जो भी आपको लिखा था समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको आप लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आ जाते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पे। 7वें में हमें समीकरण दे दिया गया ना, x प्लस 2 पर 3 घात है, बराबर किधर है 2x और कोष्टक में x² ऋण 1 है। इसको a प्लस बी के होल घन पे प्रसारित कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल घन होता क्या है, a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी रहता है, यही सर्वसम का होता है, इसे प्रसारित कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर x पर घन प्लस यहाँ पे 2 पर घन और प्लस 3ab, तो मतलब दोनों संख्या गुणा कर दीजिए, 3 हो जाएगा x गुणते 2, ठीक है, इन सबका गुणा कर देंगे और a प्लस बी रहता है, मतलब यहाँ पे x प्लस 2 अभी रहेगा और बराबर के इधर है, गुणा कर देते हैं, 2x का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x का x में गुणा कर देंगे, x पर यहाँ पे 3 घात हो जाएगा, है ना। यहाँ पे घातों को जोड़ देंगे केवल, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, 3 घात हो गया। 2x का हमने यहाँ पे पहले पद में गुणा कर दिया, दूसरे पद में गुणा कर देते हैं, 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 2x हो जाएगा। इसको हल करते हैं, x पर 3 घात को इसी प्रकार से रहने देते हैं, 2 पर 3 घात है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आधा रहता है उस पर जितने भी घात रहते हैं उसके उतने गुणनखंडों का गुणा, 2 के 3 गुणनखंडों का जब आप गुणा कर देंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 आपको मिलेगा, 8 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x और कोष्टक में है x प्लस 2 और बराबर किधर है 2, x पर 3 घात ऋण 2x। चलिए यहाँ पर x पर घन प्लस 8 और प्लस 6x का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6x², 6x का हमने पहले पद में गुणा कर दिया, इस दूसरे पद में गुणा कर देते हैं 6x का, 6 दूना 12 x हो जाएगा और जो भी बराबर की उधर राशि है बराबर की उधर पक्षांतर कर लेते हैं, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 x पर घन और ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है ना, धनात्मक हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर कितना है 0। चलिए हल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए x पर 3 घात, यहाँ पर भी x पर 3 घात है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यही बचेगा, ऋण x² बचेगा। अब x² का पद देख लेते हैं, केवल x² का पद ही है, तो यहाँ पे 6x² को हमने नोट कर लिया। अब x के पद देख लेते हैं, यहाँ पर है 12x, यहाँ पे 2x जोड़ देंगे, 14x हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या बचा संख्या, केवल 8 बचा हुआ है, बराबर के इधर 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर x पर 3 घात था, हमने घटाया था ना,
है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स पर 3 घात वालों को हमने अंतर किया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी आपका समीकरण है, समीकरण तो है लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, है ना। जो चर पर अधिकतम घात यहाँ पे 2 नहीं है, केवल इतना यह पद नहीं रहता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, परंतु यहाँ पे एक्स पर 3 घात आ गया ना, तो ये त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी बनेगा नहीं। 8वें वाले प्रश्न में यही दे दिया गया हमें समीकरण, यक्स पर घन ऋण 4x² ऋण यक्स प्लस 1 और यहाँ पे यक्स ऋण 2 पर घन दे दिया गया। चलिए इसको नोट करते हैं। यक्स पर घन ऋण 4x² और ऋण यक्स और प्लस 1, यहाँ पे यक्स माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। आप यक्स करके भी समीकरण लिख सकते हैं, मतलब जो भी सर समझाए लिख सकते हैं, या फिर ए बी करके भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी पर 3 घात रहता है तो क्या होता है इसका प्रसार, ए पर घन माइनस बी पर घन ऋण 3ab और कोष्टक में a माइनस बी रहता है। यही सर्वसम का रहता है, प्रसार करते हैं इसका। यक्स पर घन कर देते हैं ऋण यहाँ पे 2 पर घन ऋण 3ab, इन संख्याओं को गुणा कर दीजिए, यक्स का और 2 का गुणा हो जाएगा और कोष्टक के अंदर इसी को सिंपल लिख दीजिए, यक्स ऋण 2 को हमने लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा यक्स पर घन ऋण 4x² ऋण यक्स प्लस 1 बराबर के दर यक्स पर घन ऋण 2 पर घन मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 3 दूना 6x, कोष्टक में है यक्स ऋण 2, यहाँ पे यक्स पर घन ऋण 4x² ऋण यक्स और प्लस 1, यहाँ पे यक्स पे घन ऋण 8 और ऋण 6x का यहाँ पे दोनों पद में गुणा कर दीजिए, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 6x² मिलेगा। यहाँ पर पहले पद में हमने गुणा कर दिया 6x ऋण 6x का, ऋण 6x का यहाँ पर गुणा कर देंगे दूसरे पद में तो ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, 6 दूना 12 यक्स मिलेगा। यक्स पर घन ऋण 4x² ऋण यक्स और प्लस 1 है और सब कुछ बराबर की तरफ पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ सबका चिन्ह चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ऋण यक्स पर घन हो जाएगा, यह धन हो जाएगा 8 और यहाँ पर ऋणात्मक है ना, अभी हो गया धनात्मक 6x², यह धनात्मक है ना, अभी हो जाएगा ऋणात्मक 12x और बराबर को उधर केवल 0 बचा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जितना धनात्मक एक्स पर घन है उतना ऋणात्मक है, ये घट कर 0 हो गया। अब यहाँ पे x² को देखते हैं, यहाँ पे ऋण 4x² है और यहाँ पे धन 6x² है ना, धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यही बचेगा, 2x² बचा। अब हम लोग देख लेते हैं x वाले पदों को, तो यहाँ पर x का पद है, यहाँ पर x का पद है, ऋण यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा, ऋण 13 हो जाएगा x, ये हो गया। संख्याओं को देख लेते हैं, एक संख्या 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 8 है, 1 और 8 दोनों धनात्मक है, जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, बराबर किधर 0। यहाँ पर जो भी आपको समीकरण दिया था उसको हल करने पर हमें यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का ही मिल रहा है। यह क्या बनेगा, द्विघात समीकरण है, हम लिख देते हैं हाँ रहेगा। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर केवल द्विघात समीकरण आपको निरूपित करना है, मतलब द्विघात समीकरण बनाकर ही छोड़ देना है, आप उसको हल नहीं करना है, ठीक है, केवल द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। चलिए फर्स्ट वाले प्रश्न आपको दे दिया गया है ना, एक आयताकार भूखंड जिसका यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यहाँ पर दे दे रहा है ना, जो क्षेत्र की लंबाई है वो उसका मात्रक आपको मीटर दे दिया गया है, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो। इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न दिया रहे और यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी रहे तो आप किस प्रकार से उसको द्विघात समीकरण में निरूपित करके हल करेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मानकर इसको हल करते हैं। चलिए इसी प्रकार से आपका आयताकार भूखंड है, हम मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई मान लेते हैं, नहीं हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा क्योंकि हमें लंबाई ज्ञात करना था ना, लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे चौड़ाई से ही, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे मानते हैं चौड़ाई को, ठीक है, चौड़ाई हम मान लेते हैं यक्स मीटर, यहाँ पर भी लिख देते हैं यक्स मीटर। तब यहाँ पे प्रश्नानुसार जैसा हम लोग को दिया हुआ है तब यहाँ पे उसकी जो चौड़ाई है यह हो जाएगा, कोई भी आयताकार क्षेत्र रहेगा जो इसमें बड़ी बीमा होते हैं ना, वो होता है आपका लंबाई, जो बड़ी बीमा रहता है होता है लंबाई और जो छोटी बीमा होता है वो चौड़ाई होता है, इसलिए हमने यहाँ पर चौड़ाई मान लिया x मीटर। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार दे दिया था ना कि यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई दिया था ना कि यहाँ पर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, यहाँ पे दिया था क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में, यहाँ पे चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तब यहाँ पर यदि आप ना चौड़ाई का 2 गुना करके एक अधिक कर देंगे तो यहाँ पे लंबाई के बराबर पहुँच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्र की जो लंबाई है ये क्या है,
लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना करके 1 जोड़ना था। यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए, 2x + 1 हमने कर दिया, इतना बनेगा, यह मीटर में ही। अब यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यही फार्मूला होता है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से ज्ञात होता है। यहाँ पर भी इसको भी लिख देते हैं हम लोग, लंबाई जो हम ज्ञात किए थे। यहाँ पे 2x + 1 मीटर था यह लंबाई। चलिए, तो यहाँ पर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको प्रश्न में ही दिया था 528 मीटर स्क्वायर दिया था। यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ा गुणा कर देंगे तो मात्रक तो यही रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे लंबाई क्या हमने माना हुआ है, लंबाई यह है 2x + 1 है, लंबाई 2x + 1 है और गुणते चौड़ाई है x। इसको हल करते हैं, 528 बराबर x का यहाँ पर दोनों पद हम गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2x² और x का जब 1 में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा x। यहाँ पे इस राशि को बराबर को उधर पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पे 2x² + x ऋण यहाँ पे 528, या फिर इसी को सीधा करके लिख दीजिए, या यहाँ पर यह हो जाएगा 2x², बस बायां पक्ष है उसको दाहिना पक्ष कर दे रहे हैं, जो दाहिना पक्ष है उसे बायां पक्ष कर दे रहे हैं। 2x² + x ऋण यहाँ पे 528 यहाँ पे बराबर 0। यही आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इसको जब आप हल कर देंगे तो जो भी आपका x का मान ज्ञात होगा, जो x का मान ज्ञात होगा वह हो जाएगा यहाँ पे आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई को क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे लंबाई भी ज्ञात हो जाएगा, दोनों भी मान ज्ञात होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा, लेकिन आपको हल नहीं करना है, केवल आपको द्विघात समीकरण ही बनाना था। लिख देते हैं, चूँकि यह यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0, कामा यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पे 0 का प्रकार का नहीं है, का वैल्यू यहाँ पे 0, जो x² गुणांक है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये इस रूप का है, अतः दी गई स्थिति द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा, व्यक्त है, ठीक है। यही हमने व्यक्त करके दिखाया। सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, चलिए हम लोग पूर्णांकों ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दे दिया गया 2 क्रमागत क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांकों का यहाँ पे गुणनफल आपको दे दिया हुआ है। लिखते हैं, माना 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप करेंगे। यदि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देता ना तो x मानते हैं, फिर x + 1, x + 2, फिर यहाँ पे x + 3 यदि आगे रहता तो इसी प्रकार से आप करते हैं। अब प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बना लेते हैं, जैसे भी प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्नानुसार आपको बोला हुआ है ना कि यहाँ पे जो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं इनका गुणनफल आपको दे दिया गया है 306। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, दोनों गुणनफल कर देते हैं। यहाँ पे x और x + 1 का गुणनफल आपको दे दिया गया प्रश्न में 306 है। x का दोनों पद में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x², x का यहाँ पे 1 के साथ गुणा कर देंगे x हो जाएगा, और जो प्लस में उधर राशि है बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे ऋण 306 हो जाएगा, बराबर की इधर 0 बचा। जो भी हम लोग का प्रश्न दिया था ना उस स्थिति को हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं, कारण यही होगा चूँकि यह ax² + bx + c बराबर 0, कामा यहाँ पर भी ये 0 के बराबर नहीं है, रूप का है, अतः जो प्रश्न में हम लोग को दी गई स्थिति थी उसे हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अतः दी गई स्थिति द्विघात रहेगा समीकरण के गण के रूप में व्यक्त है,
ठीक है, यहाँ पे सेकंड भी प्रश्न हल हो चुका। थर्ड प्रश्न दिया हुआ है रोहित की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं रोहित की वर्तमान आयु। माना यहाँ पे रोहन नाम दिया हुआ है, माना रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पर यक्स वर्ष है। अब सब कुछ होगा प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे बोलेगा उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। प्रश्न बता रहा है ना कि यहाँ पर उसकी माँ, जो रोहन की माँ है, वह यहाँ पे वर्तमान में इससे 26 वर्ष बड़ी है ना, प्रश्नानुसार। तब यहाँ पर लिख देते हैं रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 26 वर्ष, इतना वर्ष हो जाएगा, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी थी। ये तो हो गया। अब यहाँ पर आगे आपको दे दिया गया था प्रश्न में ना कि उसकी माँ आयु दे दिया गया था का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात दे रहा है तो हम लोग 3 वर्ष पश्चात लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात देख लीजिए, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, किसी का भी मान लेते कोई 10 वर्ष का है, यदि 3 वर्ष पश्चात करेंगे तो यहाँ पे 13 साल का हो जाएगा, उसमें 3 जुड़ेगा। तो यहाँ पे रोहन के वर्तमान आयु हमने माना हुआ है यक्स वर्ष, तो यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, रोहन का आयु लिख देते हैं। रोहन का आयु हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, वर्तमान में हुआ यक्स वर्ष का है तो उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा, यक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, चलिए कोष्टक में करके लिख देते हैं, इतना वर्ष का यह हो जाएगा। साथ साथ उसके माँ का जो भी वर्तमान आयु है उसमें भी 3 वर्ष जुड़ेगा, लिख देते हैं रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 26 और इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, और चलिए यह वर्ष में ही आएगा, जोड़ देंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस यहाँ पे 29 वर्ष, इतना वर्ष की हो जाएगी उसकी माँ 3 वर्ष पश्चात। अब प्रश्न में आपको दे देगा था ना कि यही 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल आपको दिया था, यहाँ पे आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात की आयु दोनों की हमने ज्ञात कर दिया, रोहन की भी ज्ञात कर दिया और रोहन की माँ की भी, और इन्हीं का गुणनफल आपको दे दिया गया था 360। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं यक्स प्लस 3 और यहाँ पर यक्स प्लस 29 का गुणनफल 360 दिया था, 360 हो जाएगी, तो यही हो गया समीकरण। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे यक्स का गुणा यहाँ पे दोनों पद में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का यक्स में गुणा कर देंगे यक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 29 के साथ गुणा कर देंगे 29 यक्स, ये हो गया। अब 3 का गुणा कर देंगे यक्स के साथ, 3 यक्स हो गया। अब 3 का गुणा यहाँ पे 29 के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे 9 तियाँ 27 को 7 हासिल 2 लगा, 3 दूना 6 7 8 87 मिला। और जो भी बराबर को धरे इसको भी बराबर की धरी हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, 360 बराबर की धर 0। चलिए यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर यह यक्स का पद है, यहाँ पर भी यक्स का पद है, दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, 32 हो जाएगा। यहाँ पे 29 और प्लस 3, यहाँ पर ये हो गया 32 यक्स हो गया, और प्लस यहाँ पे चूंकि विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पर ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में 7 घटा देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर एक हासिल लिया हुआ है तो यहाँ पर हो गया है 5, एक हासिल देगा तो यहाँ पे 15 में से 8 घटा देंगे तो आपको 7 बचेगा। यहाँ पर एक हासिल देने के कारण 2 बचा है, 273, वो भी यहाँ पर ऋणात्मक का, क्योंकि ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक था। यहाँ पे घटाने पर ये ऋणात्मक वाला वैल्यू बचा हुआ है, और बराबर की दर 0। यही आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और ऋण ये है 273 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण, यदि इसको हम लोग हल कर देंगे ना तो यहाँ पे यक्स का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, जो कि रोहन की आयु ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं चूँकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कामा ए 0 के बराबर नहीं है रूप का है, अतः दी गई स्थिति द्विघात रहेगा, समीकरण के रूप में व्यक्त है।
ठीक है, इस प्रकार से थर्ड भी प्रश्न हल हो गया। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए हम लिख देते हैं रेलगाड़ी की चाल। इसको हम लोग पहले ही x मान लेते हैं और फिर यहाँ पर जो भी हमें शर्त दे दिया गया है यहाँ से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं यही वो दूरी है 480 किलोमीटर की जिसे रेलगाड़ी तय कर रही है। हम लिख देते हैं इसको तय करने के लिए चाल हमें मानना है। लिख देते हैं माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पर हमने रेलगाड़ी की चाल मान दी। अब यहाँ प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए हम लोग यहाँ पे समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर आगे दे दिया गया था प्रश्न में ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। देखिए यहाँ पे 3 घंटे समय अधिक लेता ना, यहाँ पे समय के हिसाब से हम लोग समीकरण को बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा समीकरण। जब यहाँ तो इसकी नॉर्मल स्पीड हमने मान लिया है, जो यहाँ पे नॉर्मल चाल है उसकी हमने माना हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा, x हमने माना है उसको। जो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कह रहा है ना कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब ये रफ्तार अपना कम कर दे रही है रेलगाड़ी ना, तो उसे 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, दोनों संभावनाओं से, जब यहाँ पर जब सामान्य चाल है और जब यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से चल रही है, तो दोनों प्रकार से हम लोग समय ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये 3 घंटा का अंतर होगा, है ना। जब यहाँ पर जब स्पीड कम होगा तो जाहिर सी बात है अधिक समय लगेगा, है ना। यहाँ पर अधिक समय लगेगा और यहाँ पर जो सामान्य चाल से हम लोग समय निकालेंगे इसका अंतर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे 3 के बराबर है। ठीक है, और सब कुछ समय जो रहेगा सब घंटा में रहेगा। सामान्य चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जब समय आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको 75 कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे समय बराबर आपको प्राप्त होगा दूरी बटा यह चाल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे समय बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। चलिए तो यहाँ पर समय आपको क्या ज्ञात हो रहा है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर ही है और यहाँ पे चाल क्या है, जब सामान्य, इसको हम सामान्य मान लेते हैं। ठीक है, ये सामान्य इसकी चाल है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल। ठीक है, सामान्य चाल 480 हो गया दूरी और चाल क्या है इस वक्त यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जो समय है यह आपका घंटा में ही ज्ञात होगा, हावर में। लिख देते हैं आगे सामान्य चाल लिख दीजिए। सामान्य चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपको प्रश्न में दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, लगा समय फार्मूला तो ही रहेगा, दूरी बटा चाल ही रहेगा। दूरी तो आपकी सेम ही है, 480 किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पे चाल में क्या हो गया, 8 किलोमीटर की कमी आ गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो सामान्य चाल आपकी यह थी, तो इसमें हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे रहे हैं। ठीक है, x माइनस हमने 8 लिख दिया, है ना। यहाँ पे दूरी तो वही है लेकिन चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया, इतना समय लगा। ठीक है, यहाँ पे दूरी बटा चाल था। अब यहाँ पे आपको दिया था प्रश्न में ना कि इसमें समय में अंतर आ रहा है कितना, 3 घंटे का आ रहा है। जाहिर सी बात है जब स्पीड आप कम करेंगे ना तो यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर सामान्य चाल से यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम के हिसाब से जब चलेंगे ना तो अधिक समय लगेगा और इसमें कम समय लगेगा सामान्य चाल में, और यहाँ पर स्पीड आपने कम किया हुआ है। यदि आप स्पीड में वृद्धि करते तो यहाँ पर समय कम लगता, लेकिन यहाँ पर चूँकि आप स्पीड में कमी कर रहे हैं तो समय कहीं पर भी पहुँचने में जब स्पीड कम करके चलेंगे तो समय अधिक लगेगा। और यहाँ पर अंतर इनका दे दिया गया था 3, आपको इसमें से घटाना है क्योंकि यहीं अधिक समय लगेगा, है ना। यहाँ पे 3 घंटे का यहाँ पर आपको दे दिया गया था प्रश्न में ना, प्रश्न में दिया था कि वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो हम लोग इस समय और इस समय घटाएंगे तो हमें अंतर कितना, 3 घंटा प्राप्त होगा।
आप चाहें तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, है ना। इस समय 480 ऋण यक्स ऋण 8 माइनस यहाँ पे 480 बटा यक्स, ये कितना घंटा अधिक लग रहा था, 3 घंटा, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। जो भी समय लग रहा था, जो सामान्य चाल में समय था और जो यहाँ पे स्पीड कम करने में समय था, यहाँ पे 3 घंटे का अधिक ये समय ले रहा था। जब यहाँ पे स्पीड कम कर देंगे तो यहाँ पे 3 घंटे का बता रहा था प्रश्न में कि अधिक समय ले रहा था, तो हमने इस समय और इस समय को माइनस कर दिया, यहाँ पे 3 के बराबर हो गया। अब इसको हमें सिंपल हल कर लेना है। यहाँ पर हम लोग लसा लेंगे तो यहाँ पर यक्स और यक्स ऋण 8 लसा हो जाएगा और बराबर के इधर 3 तो रहेगा ही, और यहाँ पे यक्स ऋण 8 से भाग देंगे तो यक्स ऋण 8 विभाजित हो जाएगा, यक्स बार भाग जाएगा और यक्स का गुणा आप यहाँ पे कर देंगे 480 में। और चलिए इसको हम लोग कोष्टक में लेकर ना, इसको हम लोग 480 दोनों में वही था, 480 है, इसको हम लोग बाहर ही कर लेते हैं ना। तो अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी अंश में भी 1 हो जाएगा, ताकि हम लोग गुणा भाग करने में आसानी रहे। यहाँ पर जब फिर 1 रहेगा तो 1 में आप भाग देंगे, मतलब यक्स का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण, और यहाँ पर जब यक्स से भाग देंगे यहाँ पर लसम में, तो यहाँ पे यक्स विभाजित हो जाएगा, यक्स ऋण 8 बार भाग जाएगा और इसका फिर आपको 1 में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग कोष्टक में करके लिख देते हैं, यक्स ऋण हमने 8 लिख दिया और इसको हम लोग चलिए बड़ा कोष्टक कर देते हैं, है ना। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 480 यहाँ पे यक्स ऋण, यहाँ पे ऋण यक्स हो जाएगा, ऋण का गुणा होकर धन हो जाएगा, धन 8, कोष्टक ये बंद हो गया। और जो यहाँ पे हर में है बराबर उधर पछाना करेंगे, 3 के साथ गुणा में हो जाएगा, 3 हो गया। कोष्टक में यहाँ पर यक्स ऋण 3 यक्स ऋण 8 है और यहाँ पे यक्स भी है ना, यक्स, और कोष्टक में यक्स ऋण 8 का हमने यहाँ पर हर में था बराबर उधर पछाना कर दिया, ये अंश में हो गया 480, और यहाँ पे प्लस यक्स माइनस यक्स घटकर यह 0 हो जाएगा, केवल आपको 8 बचेगा जो कि गुणनफल में आ जाएगा, यह गुणे में हो जाएगा, और बराबर की इधर यह हो जाएगा 3, और यहाँ पर जो 3 है इसको हम लोग बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं ताकि यह हर में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर बटा में 3 कर दिया, ये यक्स बचा हुआ है, यक्स का हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 को यहाँ पर हर में हमने भेज दिया, यक्स का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का जब 8 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण 8 यक्स हो जाएगा। हम जो यहाँ पे 3 था बराबर की इधर हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे ये चूँकि इससे विभाजित था, 3 एकम 3 और यह हो जाएगा 3 छक 18 और 1 0 और गुणते 8 और बराबर के इधर यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स, और 16 8 है 128 हो जाएगा और 1 0 लग जाएगा, बराबर के इधर यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर के इधर 0 बचा और यहाँ पे यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स, और यहाँ पे यह धनात्मक है बराबर के इधर पछाना कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा 1280। अब इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स ऋण 1280 बराबर के इधर 0। यही आपका जो प्रश्न दे दिया गया था, उस प्रश्न का यहाँ पे जो भी दी गई स्थिति था उसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। लिख देते हैं नीचे, अतः यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कामा यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं है के रूप में है, इसलिए यह यहाँ पे लिख देंगे नीचे, यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह चौथा भी प्रश्न हल हो गया। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हमने हल कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।